अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मासेक। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू वीवो S1 का। अब इसको रिसेंटली कुछ 2 हफ्ता पहले ही पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया गया है। आज बात करते हैं कि वीवो S1 को कौन से लोग जो है वो कंसीडर कर सकते हैं परचेज़ करने के लिए। और आज की इस वीडियो में बात करते हैं वीवो S1 के प्रोज और कॉन्स का, कि आपको इस फ़ोन में क्या चीज़ बेहतर मिलती है, क्या चीज़ आपको इस चीज़ में कम मिल रही है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार मिल सके। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, चलते हैं रिव्यू की तरफ। सो लेट्स जंप टू द रिव्यू। ओके जी दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं वीवो S1 की प्राइस की। अब इसको ऐसी प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च किया गया है जहां हमें सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी A50 मिलता है, एमोलेड डिस्प्ले है, बट वहां पर हमें 4 GB का रैम मिलता है। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा अगर अपर रेंज में जाते हैं तो F11 Pro IPS डिस्प्ले के साथ मिलता है। इवन F11 6 GB वाला IPS डिस्प्ले के साथ मिलता है। और हमें यहाँ पर Vivo V15 Pro कुछ 55-56 हज़ार की रेंज में मिल जाता है पॉपअप सेल्फी कैमरा। अब यहाँ हमें मिल जाता है Vivo S1 में डॉट नॉच डिस्प्ले, या आप ड्यू ड्रॉप नॉच भी कह सकते हैं। अब प्राइस रखी गई है 50,000 रिटेल प्राइस है, और डिस्काउंट भी आपको मार्केट में मिल जाता है, कुछ 46,000-47,000 हज़ार में ये फ़ोन मिल जाता है। तो यहाँ बात कर लेते हैं इसके पहले डिस्प्ले की। तो यहाँ आपको जो डिस्प्ले Vivo S1 में मिलता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। 6.3 इंचेस का आपको यहाँ पर जो है साइज़ मिल जाता है। यहाँ पर बेजल्स आपको थोड़े से प्रोमिनेंट नज़र आएंगे। अब कम हो सकते थे, अब पता नहीं वीवो ने क्यों किया क्यों नहीं किया। 83% का आपको स्क्रीन इंटू बॉडी रेशो मिल जाता है। 1080p का रेजोल्यूशन है, 401 का PPI है। एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। व्यूइंग एंगल इस फ़ोन के काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आए। इवन ब्राइटनेस रेशो मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी। डिस्प्ले दिखने में काफ़ी वाइब्रेंट है। कलर्स जो है, कलर सैचुरेशन इस फ़ोन का काफ़ी बेटर लगा। लेकिन फिर कहूँगा चिन कम हो सकती थी वीवो की तरफ से। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि वीवो ने कौन सा गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन लगाई गई है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फील बहुत ज़बरदस्त आती है डिस्प्ले की। डिस्प्ले की प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर है, और यहाँ डिस्प्ले में ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। आगे चल के फिंगरप्रिंट सेंसर की भी बात करेंगे। अगर हम बात कर लें इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये इस फ़ोन का एक हाईलाइटिंग फीचर होगा, एक अल्ट्रा सेलिंग पॉइंट होगा। यहाँ बिल्ड क्वालिटी कुछ क्लासिक स्टफ की रखी गई है। अब नॉर्मली इस रेंज के अंदर जो फ़ोन आ रहे हैं वो प्योरली प्लास्टिक बिल्ड के ग्लॉसी लुक के साथ आते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस जल्दी लग जाते हैं, बट इस फ़ोन के अंदर आपको कुछ क्लासिक स्टफ मिलता है। यहाँ पर आपको कोई भी जल्दी स्क्रैच नहीं मिलेगा। हैंड फील इस फ़ोन की बहुत खूबसूरत है। फ्रेम यहाँ रखा गया है क्रोम प्लेटेड वाला। अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको प्रोटेक्टर लगाना ज़रूरी होगा, क्योंकि जो क्रोम है वो नॉर्मली जो डस्टी इन्वायरमेंट हो, अगर आप कवर भी यूज़ करते हैं तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं, उससे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। बट यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी मुझे इस फ़ोन की काफ़ी बेहतर लगी। रियर पर कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। थोड़ा सा कैमरा बम ऊपर है, बट जब आप टेबल पर रखते हैं तो थोड़े से स्क्रैचेस लग जाएंगे। उसके लिए आप कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कवर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जो ऑन ऑफ की इंप्लीमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त मिल जाती है। जो भी इंटीग्रेशन की मिल जाती है, आप जो भी इंटीग्रेशन की को गूगल असिस्टेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे की साइड पर आपको मिल जाता है स्पीकर ग्रिल, और साउंड क्वालिटी इस फ़ोन की मुझे बेहतर लगी। माइक्रो USB की कनेक्टिविटी, एक माइक और 3.5mm जैक की जो पोजीशन है वो भी बेटर है। बट अगर आप हैंड फ्री के साथ यूज़ करते हैं तो पॉकेट में आपको फ़ोन ज़रा उल्टा रखना पड़ता है। अब यहाँ अगर ऊपर हो जाता है इसका जो हैंड फ्री जैक है, जैसे कि Xiaomi के फ़ोन में मिलता है, तो ज़्यादा फिजिबल रह सकता है। पर चॉइस अप टू यू है, जैसे फिजिबल हो। हैंड फील वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज ये फ़ोन काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। फील बहुत ज़बरदस्त आती है। वेट काफ़ी कम रखा गया है। 4500 mAh की बैटरी के बावजूद यहाँ पर जो वेट है वो काफ़ी कम रखा गया है। और अगर यहाँ बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो इस फ़ोन को अनबॉक्स करते ही एंड्रॉइड पाई मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। और फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम 9 मिल जाता है। अब नॉर्मली यूज़र जो है वो सैमसंग UI को पसंद करता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड नज़र आएगा आपको एप्पल इंटरफेस iOS के सॉफ्टवेयर से। वही आपको टॉन्गल्स मिल जाती हैं, वैसा ही आपको नोटिफिकेशन बार मिल जाता है। तो एप्पल यूज़र के लिए एक फ़ायदा भी है कि आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज आपको यहाँ सारी ऑप्शंस ही एप्पल वाली मिल जाती हैं। अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो Helio P65 12 नैनोमीटर बेस्ड ऑक्टा को प्रोसेसर मिलता है। 2 कोर्स मिल जाती हैं 2.0 Cortex A75 गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर पर, जो कि काफ़ी बेहतर काम करती नज़र आई। और अगर यहाँ 6 कोर्स की बात कर ली जाए तो 1.7 गीगाहर्ट्ज़ Cortex A55 पर नज़र आती है। अब ये नया प्रोसेसर है, लोगों ने सोचा कि शायद इतना ऑप्टिमाइज ना हो, लेकिन Helio P70 से इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस मुझे कुछ बेहतर मिली। लेकिन अगर GPU की बात कर ली जाए तो थोड़ा सा अंडर क्लॉक किया गया है इस प्रोसेसर में।
यहाँ माली G52 MC2 वाला GPU मिलता है, थोड़ा सा मेहनत करता हुआ नज़र आता है मुझे, लेकिन अगर देखा जाए एमोलेड डिस्प्ले को, इस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बेंचमार्क स्कोर्स की बात कर ली जाए तो ये प्रोसेसर स्कोर करता है 1,47,304 का, जो कि एक मिड अपर रेंज का एक अच्छा स्कोर है। अब यहाँ परफॉर्मेंस मोड पर लगाकर बेंचमार्क स्कोर्स कुछ बेहतर भी आ जाते हैं, लेकिन ऑल ओवर अगर इस फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो डे टू डे यूजेज में मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। यहाँ एक ही रैम और रोम का वेरिएंट लॉन्च किया गया है, 6 GB 128 GB वाला। आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल जाती है, अगर आप मेमोरी कार्ड लगाना चाहें तो आप 512 GB तक मेमोरी कार्ड भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट होगा। इस रेंज के अंदर हमें नॉर्मली जितने भी फ़ोन हैं वो 4 GB वाले मिल जाते हैं, लेकिन ओवरऑल इस फ़ोन का डिस्प्ले परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी बेटर मिली। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो कलर सैचुरेशन, गेम प्ले बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर आप प्रो लेवल के प्लेयर हैं, पबजी खेलते हैं बहुत ज़्यादा, आपको बैकअप टाइम तो मिल जाएगा, स्मूथनेस अच्छी मिल जाएगी, और लेकिन यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम ग्राफिक्स हैं वो हाई के साथ HD वाले मिलते हैं, या अल्ट्रा वाला कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। ये एक मैं कहूँगा डिसएडवांटेज होगा। ये कौन होगा कि इसके अंदर अगर आपको अल्ट्रा वाला ऑप्शन मिल जाता तो कलर सैचुरेशन और गेम प्ले कुछ ज़्यादा बेहतर हो सकता था। और यहाँ पर आपको गेम असिस्टेंस के नाम से एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर मिल जाता है, क्योंकि गेम्स को बूस्ट कर सकता है। अब उसके अंदर आप लोग बैलेंस कर सकते हैं गेम खेलते हुए नोटिफिकेशंस को। आप कॉल रिसीव नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ नोटिफिकेशन तक रख सकते हैं, वो ऑप्शंस आप कर सकते हैं। और पबजी के लिए डेडिकेटेड इसमें आपको कुछ ट्रेनिंग मोड भी दिया गया है, आप ट्रेनिंग सेशन में जाके पबजी पर खेल सकते हैं। और पबजी के लिए ये फ़ोन 100% इस रेंज का बेहतर फ़ोन होगा। लेकिन अगर आपको अल्ट्रा ग्राफिक्स चाहिए तो आप गैलेक्सी A50 को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के Exynos 9610 मिलता है, वहाँ आपको अल्ट्रा वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। बाकी गेम खेलते हुए ये फ़ोन ज़्यादा मुझे हिटअप नहीं मिला। डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू भी चैनल पर अवेलेबल है, आई कार्ड पर लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर यहाँ बात कर लें इस फ़ोन के सेंसर्स की, जी हाँ दोस्तों, फेस अनलॉक इस फ़ोन का काफ़ी ज़बरदस्त लगा मुझे। यहाँ पर मुझे फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो 6th जनरेशन का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी फास्ट लगा। बाकी आपको सारे सेंसर मिल जाते हैं, 3D VR का भी आप इस फ़ोन में मज़ा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इस फ़ोन की एक और अल्ट्रा सेलिंग पॉइंट की। ये फ़ोन 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा में आता है, काफ़ी बेहतर काम करता हुआ नज़र आया मुझे, स्पेशली इन डे लाइट कंडीशंस में। लेकिन ब्यूटिफिकेशन आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है इस फ़ोन के अंदर। बाकी कैमरा ऐप की बात कर ली जाए तो फुली AI बेस्ड कैमरा ऐप मिलती है आपको। यहाँ आपको वही टिपिकल वीवो वाली सारी ऑप्शन मिल जाती है, बस शॉर्ट मूवीज़ का आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है, आप शॉर्ट मूवीज़ भी बना सकते हैं। अमूमन जब मैं अपनी कोई स्टोरी डालनी होती है तो मैं इस फ़ोन से डाल के चेकआउट करता हूँ कि यहाँ पर कैसी सैचुरेशन निकल आती है। फ्रंट कैमरा मुझे काफ़ी बेटर लगा, लेकिन यहाँ कोई भी स्टेबलाइजेशन आपको फ्रंट कैमरा में नहीं मिलती। वीडियोस थोड़ी सी शेकी मिल जाते हैं। मैंने आपको कैमरा रिव्यू भी Realme X के साथ कंपेयर दिया हुआ है, इसका कंपैरिजन दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो के एंड पर आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर रियर कैमरा की बात कर ली जाए तो 16 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मेन सेंसर मिलता है f1.8 के अपर्चर के साथ ही आपको मिल जाता है अल्ट्रा वाइड सेंसर। 8 मेगापिक्सल का अपर्चर 2.2 रखा गया है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लगता है। अब ये 2 जो मेगापिक्सल है, मैं ये कहता हूँ कि कंपनीज को एटलीस्ट 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर इस्तेमाल करना चाहिए। पोर्ट्रेट शॉट्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर निकल कर आते हैं, बुके इफेक्ट काफ़ी बेहतर मिल जाता है। डे लाइट में ये फ़ोन काफ़ी बेहतर नज़र आया मुझे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर लेकिन स्टेबलाइजेशन कोई नहीं मिलती। अगर आप वीडियोग्राफी या व्लॉगिंग करते हैं तो ये फ़ोन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। इवन रियर कैमरा की वीडियोग्राफी मुझे फ्रंट कैमरा से थोड़ी सी लो कैटेगरी की लगी, कलर सैचुरेशन इतनी बेटर नहीं लगी। और यहाँ पर आप अल्ट्रा वाइड सेंसर को वीडियोज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी, माइक्रोफोन की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ आपको ऊपर वाली साइड पर कोई भी नॉइस कैंसलेशन माइक नहीं मिलता, एक्स्ट्रा नॉइस कैंसलेशन माइक इस फ़ोन में नहीं मिलता। अगर यहाँ पर एक्सटर्नल माइक को रखा जाता तो वॉइस क्वालिटी वीडियो की काफ़ी बेहतर हो सकती थी। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट्स की, नाइट मोड में ठीक निकल कर आए, लेकिन फिर कहूँगा वीडियोज़ में ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। लेकिन यहाँ मैक्सिमम आपको 1080p 30 fps की रिकॉर्डिंग मिलती है, कोई भी 4K का सपोर्ट नहीं मिलता। हाँ, स्लो मोशन मिल जाता है 720p पिक्सल 460 फ्रेम पर सेकंड पर, इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। तो यहाँ पर कैमरा को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, स्पेशली इन रियर कैमरा। बाकी ओवरऑल जो नॉर्मल यूज़र है, डिस्प्ले एमोलेड हो, कैमरा फ्रंट 32 मेगापिक्सल मिल रहा है, रियर को बियर किया जा सकता है। बट 10 में से मैं 8 नंबर देना चाहूँगा रियर कैमरा को, 9 नंबर देना चाहूँगा फ्रंट कैमरा को। अगर आप यूज़ कर रहे हैं Vivo S1 को तो अपना कैमरा एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन की बैटरी की। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी बैटरी दी गई है, 4500 mAh, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का बैकअप निकल कर आता है। स्क्रीन ऑन टाइम अगर आप वाईफाई के साथ यूज़ करते हैं इंटरनेट को
तो ये राउंड अबाउट 8 से 10 घंटे टाइम दे देता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ब्राइटनेस लेवल जस्ट नॉर्मल रखना होगा, 8 से 10 घंटे आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। बाकी अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं, इंटरनेट को 4G जो सिम नेटवर्क यूज़ करते हैं, आप उसके ऊपर यूज़ करते हैं तो आपको ये नॉर्मली 8 घंटे दे देता है, लेकिन आपकी यूजेज पे डिपेंड करता है। अगर आप कॉन्टीन्यूसली PUBG खेलते हैं तब भी ये 3 से 4 घंटे आपको बैटरी बैकअप दे देता है। अगर चार्जिंग की बात करें, चार्जिंग टाइम की बात करें, तो चार्जिंग वाला टेस्ट मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है बैटरी चार्ज करते हुए का, तो वो आपको मिलेगी 2 घंटा और 15 से 20 मिनट के दरमियान। अब वीवो इस फ़ोन को लॉन्च करने से पहले क्लेम करता था कि ये 90 मिनट में चार्ज हो जाएगा, मतलब ये कि 1.5 घंटे में चार्ज हो जाएगा। 80% तक तो 1.5 घंटे में चला जाता है ईजीली, लेकिन 80% से ऊपर के जो सेल हैं वो तकरीबन यहाँ पर आधा घंटा से 40 मिनट ले जाते हैं। अब मैं ये कंपनी को कहना चाहूँगा कि अगर आप क्लेम करते हैं फास्ट चार्जिंग, डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग को, तो आपको एटलीस्ट यहाँ पर क्लेम जो है वो टाइम को एग्जैक्ट करना होता है। अब मैंने इसके ओरिजिनल चार्जर से चार्ज किया था, बैटरी का चार्जिंग टेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वीडियो के एंड पर आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कलर्स की बात कर ली जाए तो आपको स्काईलाइन ब्लू कलर मिलता है जो इस टाइम मेरे पास है, और एक आपको डायमंड ब्लैक कलर मिलता है। डायमंड ब्लैक की जो प्रेजेंटेशन है वो कुछ डायमंड लुक देती है, बट मेरे पास इस टाइम ये कलर है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अब मुझे पर्सनली स्काईलाइन ब्लू थोड़ा सा डिफरेंट लगा, क्योंकि यही कलर जो है आपको P30 Pro में देखने को मिला, जो कि 1.5 लाख की डिवाइस है। कलर वाइज भी ये फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आया मुझे। फाइनली कंक्लूजन की बात कर ली जाए तो Vivo S1 में आपको सारी वो चीज़ें मिल रही हैं जो कि कंपटीटर इस रेंज के अंदर नहीं दे रहा। Oppo F11 IPS डिस्प्ले, 6GB 128GB, Helio P70 मिलता है। Galaxy A50 का प्रोसेसर ज़रूर बेहतर होगा, बट कैमरा काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू Vivo S1। आप अगर यूज़ कर रहे हैं Vivo S1 को, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात कर लूँ तो Vivo S1 मेरे हिसाब से इस रेंज का एक अच्छी चॉइस होगी, अगर आपको कोई कंपटीटर इससे अच्छी ऑफर नहीं करता। अब आगे चल के Realme 5 Pro भी आने वाला है, कंपेयर करके देखेंगे Realme 5 Pro बेहतर है या Vivo S1, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान की मार्केट में Vivo S1 अपनी प्राइस को पूरा जस्टिफाई करता है। सो आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है आपको रिव्यू पसंद आएगा और आपको क्लियर हो गया होगा कि Vivo S1 लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। मैं हूं अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।